नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज लीज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और होपफुली लीज की आज लास्ट क्लास होगी। कल इंशाल्लाह एज यूजुअल फिजिकल क्लास होगी, उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लीज की दो चीज़ें मैंने आपको आज ग्रुप में पीडीएफ फाइल शेयर की थी। एक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बार्गेन परचेज ऑप्शन। इंशाल्लाह पहले इस पे बात होगी और फिर बार्गेन परचेज ऑप्शन के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्स एंड लीज बैक, उस पर इंशाल्लाह बात होगी। इससे पहले हमने लीज के जो जर्नल कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक आप लीज को लेसी अपनी बुक में किस तरीके से एसेट को कैपिटलाइज करेगा, और नॉर्मल जो उसकी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है, लाइबिलिटी की रिकॉर्डिंग है, इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग है, डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिस्कस। पिछली 2 से 3 क्लासेस में हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली और हमने कुछ 6-8 सवाल भी किए उसके ऊपर। कुछ मैंने करवाए, कुछ आप लोगों से मैंने होमवर्क के तौर पे दिए। इसके अलावा इसमें हमने कुछ और चीज़ें डिस्कस की, लाइक कि अगर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है और इंसेंटिव मिल रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, डेप्रिसिएशन अगर यूजफुल लाइफ और लीज टर्म डिफरेंट है तो क्या होगा, अगर आपका इंटरेस्ट रेट पर ईयर नहीं है, हाफ ईयरली है, या आपकी जो पेमेंट है वो हाफ ईयरली है, सेमी एनुअली है, तो फिर ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिस्कस। ये सारी चीज़ें लास्ट जो मैंने 2 या 3 लेक्चर लिए लीज के ऊपर, उस पर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके, यानी जनरल कॉन्सेप्ट लीज के हम पढ़ चुके। अब ये अगर थोड़े से टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं तो इनको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन के आपने जनरल कॉन्सेप्ट के आपके सारी चीज़ें क्लियर हों। बार्गेन परचेज ऑप्शन से मुराद, अगर लेसर लेसी को इनिशियल स्टेज पे ये बात कह दे कि लीज टर्म के एंड पर तुम एसेट मुझसे परचेज कर लेना, ना सिर्फ परचेज कर लेना बल्कि लेस देन मार्केट वैल्यू। बार्गेन का मतलब तो यही होता है ना कि आपको एक बार्गेन पावर दिया जा रहा है, मतलब आप मार्केट से कम में खरीद लेना। अच्छा, यहाँ पे फिर आईएएस कहता है दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जिसपे हम कहते हैं कि ये फाइनेंस लीज है। 5 फाइनेंस लीज के जो पॉइंट्स है और ये पेपर में पूछे जा रहे हैं स्टिल अभी भी, तो वो 5 बातें मैंने बार बार आपको जो है वो बताई है, जिसमें एक पॉइंट था कि ऑनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज टर्म। एक पॉइंट ये भी था मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ बिलोंग टू लेसी। एक पॉइंट ये भी था पीवी ऑफ एमएलपी इक्वल टू ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। एक पॉइंट ये भी था कि एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का हो, लेसी कैन यूज द एसेट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। लेकिन जो उसमें एक पॉइंट जो मैंने 4 तो बता दिए, 5वां नहीं बताया, वो ये था कि उसमें बार्गेन परचेज ऑप्शन हो, फिर चाहे वहां पे मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ नहीं भी हो तो भी वो एसेट जो है ना, वो लीज जो है वो क्या कहलाएगा, फाइनेंस लीज। और वहां आईएएस कहते हैं कि वो ऑप्शन एक्सरसाइजेबल होता है क्योंकि वो आपको लेस देन फेयर वैल्यू ऑप्शन दे रहा है एसेट को खरीदने का। तो अब यहाँ पे एक सवाल आपके सामने मौजूद है। Jan 1, 2013 मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। डिटेल आपको दी जा रही है, 5 पॉइंट है। डेट आपको बता दी जुलाई 1। कॉस्ट मशीन की जो है वो 20 मिलियन है। लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ, अब ये 2 अलग अलग बातें हैं। लीज टर्म जो है वो आपको बताइए यहाँ पे 4 साल, और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो आपको बताइए 6 साल, सॉरी 10 साल। अब यहाँ पे जो है ना मेजर पार्ट तो कवर नहीं हो रहा इकोनॉमिक लाइफ का, लेकिन यहाँ पे नंबर 1 तो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है 5.8 मिलियन की 4 मरतबा, और एनुअली इन एडवांस। जुलाई 1 को एडवांस पे आपने 4 मरतबा इंस्टॉलमेंट देनी है। दूसरी बात, इंटरेस्ट का जो रेट है ना वो है 15.725879। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसको इन्होंने, असल में ये आईकेप का सवाल है, लेकिन आप चाहो तो इसको 15.73 कर सकते हो। 72 के बाद 5 है तो 3 कर सकते हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ लीज टर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एट द एंड ऑफ लीज टर्म, मतलब एट द एंड ऑफ लीज टर्म से मुराद चौथे साल, हाँ चौथे साल, ठीक है। MTL हैज एन ऑप्शन, MTL के पास ऑप्शन है टू परचेज द मशीन ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 million, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹3 million। मतलब वो ये कह रहे कि नजर ये आ रहा है कि आफ्टर 4 year या एट द एंड ऑफ लीज टर्म इस एसेट की फेयर वैल्यू एक्सपेक्टेड है कितनी बची हुई होगी, और आप उसे कितने में ले लेना। तो इसका मतलब है ऑप्शन एक्सरसाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेस देन फेयर वैल्यू। आइए कहते हैं कि ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है। अच्छा, अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि MTL depreciate the machine on straight line method to a nil residual value। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे लेसी चूंकि अपनी बुक में डे 1 एसेट को डेबिट करेगा, किस वैल्यू पे करेगा वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मोर और लेस वो 20 million ही होगी, क्योंकि अभी मैं भी इसकी पीवी कैलकुलेट करूंगा तो आप देखेंगे 20 million ही आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ है 4 साल और लीज टर्म कितनी है, सॉरी लीज टर्म है 4 साल और इकोनॉमिक लाइफ है 10 साल। हमने इससे पहले अगर किसी सवाल में ऐसी सिचुएशन आई तो हमने कहा था, आईएएस कहता है शॉर्टर पे जाएंगे। एक सवाल था जिसमें 5 साल की लीज टर्म थी, वो एग्जांपल थी IFRS की, मेरे हैंडआउट पे भी मौजूद है, और 10 साल की लाइफ थी। वहां हमने कैपिटलाइज किस पे करना था, शॉर्टर पे जाना था। अब यहाँ पर शॉर्टर पे नहीं जाएंगे। आपका पॉइंट अभी यही था, एक सवाल भी क्लास शुरू होने से पहले हमारे एक स्टूडेंट ने किया, तो मैंने कहा था अभी इंशाल्लाह उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मौजूद है, और बार्गेन परचेज ऑप्शन का मतलब है कि आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लोगे, इसका मतलब है आप एसेट को परचेज करोगे। तो अब एसेट आपके साथ इकोनॉमिक लाइफ के लिए आ गया, मतलब वो आपकी मर्जी, आगे आप सेल कर दो, लेकिन अब इस पे डेप्रिसिएशन जो होगा, जो कैपिटलाइजेशन होगी, क्या वो 4 साल पे करेंगे या 10 साल पे, 10 साल पे। अगेन आई रिपीट, अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं होगा और ये सिचुएशन होती कि 4 साल की लीज टर्म पे ले रहा हूं, 10 साल की लाइफ है, अब यहाँ पे इकोनॉमिक पार्ट, सॉरी मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ तो कवर नहीं हो रहा था, लेकिन हो सकता है वो पीवी MLP वाला पॉइंट कवर हो जाता, तो कोई भी एक निशानी मिल जाती, फाइनेंस लीज तो हो सकता था। लेकिन अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं होता और 4 साल के बाद आपको एसेट वापस करना पड़ता, तो फिर हम इसका डेप्रिसिएशन कितने साल पे रिकॉर्ड करते, 4 साल, फिर शॉर्टर पे जाते। लेकिन अगर कौन सा पॉइंट मौजूद हो, बार्गेन परचेज ऑप्शन, फिर आप डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक लाइफ पे करेंगे, लीज टर्म पे नहीं करेंगे। उस वक्त शॉर्टर पे जाते हैं जब बार्गेन परचेज ऑप्शन ना हो। बार्गेन परचेज ऑप्शन है तो 2 बातें आपके जहन में फौरन क्लिक होनी चाहिए। नंबर 1, इट इज टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज। नंबर 2, कैपिटलाइजेशन किस पे अब होगी, इकोनॉमिक लाइफ पे। अच्छा, अब मैं रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ, थोड़ा सा इनिशियल शुरू कर देता हूँ बिफोर मगरिब। प्रीपेयर एक्सट्रैक्ट, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सिर्फ बैलेंस शीट के इसने एक्सट्रैक्ट मांगे आपसे, एंड रिलेटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट से मुराद वर्किंग जो हम करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड जून 2015, हमने एसेट जुलाई 13 पे लिया है। ये पहले साल की अकाउंटिंग नहीं मांग रहा, कौन से साल की, लेकिन कह रहे अलोंग विथ कंपैरेटिव 14-15 की बनानी है। जब आप किसी कंपनी के अकाउंट्स 2020 के बनाते तो 19 कंपैरेटिवली आ रहा होता है। तो दर हकीकत आपको कितने साल की अकाउंटिंग शो करनी है, 2 साल की। पहला स्टेप मैं अक्सर कहता हूं कि आप चेक किया करें पीवी ऑफ MLP, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अब इस सवाल में पीवी ऑफ MLP में 2 चीजें हैं, नंबर 1 इंस्टॉलमेंट एंड नंबर 2 बार्गेन परचेज पेमेंट। अब इधर देखिएगा, इंस्टॉलमेंट की जो पीवी है, पहले मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इंस्टॉलमेंट की पीवी कुछ इस तरीके से आएगी। अच्छा, रुपीज इन मिलियन है, हम एक काम करते हैं, हम बात करेंगे रुपीज इन
1000 में कर दे इसको कन्वर्ट, ठीक हो गया। हम 3 जीरो ओमिट करके जा रहे हैं, यानी 5.8 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट है तो 5800 हो जाएगा। अगर मैं 3 जीरो और लगा दूंगा तो दिस वुड बी 5.8 मिलियन, एम आई राइट? अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंटरेस्ट के रेट को भी राउंड करवा देता हूँ, 15.73, सही है। अच्छा, अब हम फैक्टर लगाएंगे 1 माइनस 1.1573, ऐसे ही है, 1573 की पावर -3, क्योंकि ये -n+1 का फॉर्मूला है, -4 + 1 इट वुड बी -3। अच्छा, 1 माइनस आंसर अपॉन 0.1573। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आखिर में +1 आपने और ऐड करना है, तो आप पहले इसको ब्रैकेट में बंद करें, फिर आप अलग से इस पूरे फार्मूले के इस पूरी एनवीटी फैक्टर में आखिर में +1 करेंगे, और इसका जो भी आपके पास फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5800 से। 16,300 श्योर? जी भाई, कैलकुलेट करें प्लीज। जी कैलकुलेट करें काइंडली। ओके गुड। 18884 के बाद क्या है? 18,884। ठीक है, 18884, ठीक है ठीक है, उसको हमने राउंड कर दिया। अभी एक मिनट, आसिफ भाई, असल में भी अजान होने वाली है, मैं चाह रहा हूँ बिफोर अजान एटलीस्ट हम पीवी निकाल लें। ये तो हमने 4 पेमेंट करनी है, ये 4 पेमेंट की पीवी आ गई, फिर हम चौथे साल एक और पेमेंट करेंगे जब एसेट को परचेज करेंगे 2 मिलियन पे। कितने पे? अच्छा, ये उस वक्त की फ्यूचर वैल्यू है। अब यहाँ पे एनवीडी फैक्टर नहीं लगेगा, सिंपल फैक्टर 1.1573 की पावर -4, सिंगल फैक्टर, चौथे साल के एंड पे, 4 साल बाद। जी नहीं राना साहब, ये नहीं हो सकता, ये तो आपने बढ़ा दी वैल्यू। जी 113 1.1573 उसकी पावर -4, 1.1573 की पावर -4, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दे, 19999। अब व्हाट डू यू मीन बाय 19999? अगर मैं 3 जीरो बैठ करके बात कर रहा हूँ तो ये हम पढ़ेंगे 19,999। तो व्हाट इज दिस? 20,000, 3 जीरो आगे और है, तो ये आपका 20 मिलियन है। वो आपके इंटरेस्ट रेट की वजह से राउंडिंग इम्पैक्ट आया है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने पीवी ऑफ एमएलपी कैलकुलेट की तो हमें पता चल गया कि जो पीवी ऑफ एमएलपी है इंक्लूडिंग बीपीओ, जो हमने 4 किस्तें देनी है, 4 इंस्टॉलमेंट देनी है, 5800 3 जीरो गायब करके, अदरवाइज 5.8 मिलियन हमने उसको एडवांस में देनी है। एडवांस के फैक्टर से आंसर आ रहा था 18884, और 2000 रुपए जो देने चौथे साल 1115। नहीं, यही होगा, आप चेक कर लीजिएगा। नहीं, ये असल में हमने फ्यूचर में देने, हम पीवी निकाल रहे हैं। हमने तो 2000 फ्यूचर में देने, मगर आज हम देंगे 1115 रुपए। ये कॉन्सेप्ट है कि वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है आज, ठीक है। अच्छा, मैं अजानें शुरू हो गई शायद, ऐसा ही है, हाँ ऑलमोस्ट
अजान का टाइम हो गया है, अजान स्टार्ट हो गई है जी। ये चेक कर ले, ये मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ऑलमोस्ट ये सारी वैल्यू सही है। और इसकी जो पीवी ऑफ एमएलपी है अराउंड वो 20 मिलियन ही है। यानी हम अपनी बुक में एसेट को कितने पे डेबिट करके कैपिटलाइजेशन करेंगे? ओके गुड। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कराची और उसके मज़ाफात में नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। नमाज ब्रेक पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, विल बी देयर आफ्टर नमाज ब्रेक, और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक अगेन आफ्टर द नमाज ब्रेक। नमाज ब्रेक के बाद हम आपको फिर एक बार खुशामदीद कहते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर नमाज ब्रेक इस सवाल को डिस्कस कर चुके थे, कॉन्सेप्ट सारा आपको दे दिया था। इवन पीवी ऑफ एमएलपी भी कैलकुलेट की थी, ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू 19,999 स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और ऑलमोस्ट ये आपकी इक्वल टू फेयर वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 2 साल की अकाउंटिंग, इनफैक्ट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट, वी आर रिक्वायर्ड टू शो या प्रीपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी बोले। ठीक है, हाँ चार साल बाद, ठीक है, क्योंकि वो भी तो हमने देने हैं। अच्छा अब आप मुझे बात बताएं, जब हम इसके रिवर्स जाए, डाउन पेमेंट वाला एक सवाल सॉल्व करते थे, तो डाउन पेमेंट की पीवी भी तो लेते थे आज के बराबर, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके। हाँ लेकिन यहाँ चूंकि आईएएस कहता है ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है, अगर आगे वाले सलाम आगे जाके अगर आप नहीं भी लोगे तो फिर वो आपका सेटअप हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। देखिए हर चीज एडजस्टेबल होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम अगर फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ कि किसी भी एसेट को परचेज करते हैं, इनिशियली हम कहते हैं उसकी लाइफ 10 साल है, और हम उसको डेप्रिसिएट 10 साल पे करना शुरू कर देते हैं। मुझे बताएं, इज इट नेसेसरी कि 10 साल तक उसको होल्ड करें? आप 2-2.5 साल के बाद डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम उसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। डिस्पोजल के वक्त सारे अकाउंट अल्टीमेटली क्लोज हो जाते हैं। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि वी विल नॉट परचेज, तो वहां पे एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन जर्नल कॉन्सेप्ट यही है कि एक चीज अगर आपको लेस देन फेयर वैल्यू मिल रही है, देखिए वहां पे अगर आपको नहीं भी रखना ना, आप लेस देन फेयर वैल्यू खरीद के मार्केट में फेयर वैल्यू पे बेच दो, सीधा सीधा आपको बेनिफिट है, बन भी जाएगा। तो अब ये बताए, जो एक बिजनेसमैन होता है, जिसका बिजनेस माइंड होता है, वो क्या करेगा? ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, रिजेक्ट करेगा? ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है, राइट। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, और वी आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले एक छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ, और वर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, एमोटाइजेशन शेड्यूल यहाँ बनाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो एक पेमेंट के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे, उस पेमेंट को भी हम लीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल का पार्ट बनाएंगे। यानी कि हम टोटल 4 नहीं बल्कि कितनी पेमेंट इस स्केड्यूल में शो करेंगे? 5। नंबर 1 देखिए, अब आपकी मर्जी, आप डेट वाइज जाना चाहो बेहतर है, क्योंकि डेट वाइज चलते हैं हम। हमने यहाँ पे कहा कि भाई डेट, सबसे पहले हमने एसेट परचेज किया जुलाई 1, 2013, एम आई राइट? आपने अपनी बुक में प्रिंसिपल अमाउंट से इनिशियल जो एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है, वो बिगिनिंग जो बैलेंस आपके पास डे 1 आ रहा है, इट इज 20 मिलियन, एम आई राइट? ठीक है, 19,999 मतलब 20,000। फिर आपने इंस्टॉलमेंट या जो भी आपने अमाउंट पे करनी है पहली, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसा ही है। आपने कहा कि भाई चूंकि वो डे 1 पे हो रहा है, देयर वुड बी नो इंटरेस्ट, तो आपका प्रिंसिपल जो है वो पूरा का पूरा एडजस्ट हो के प्रिंसिपल का कौन सा बैलेंस आ जाएगा? एंडिंग बैलेंस। और ये टेबल इसलिए भी जरूरी है कि हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे जो वैल्यूएशन होगी उसको आपको थोड़ा सा बताना है। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट है 15.73, ऐसा ही है। और इंस्टॉलमेंट आपकी पहली 5800, एम आई राइट? विदाउट इंटरेस्ट। तो अगर मैं 20,000 में से
पूरा 5800 का प्रिंसिपल एडजस्ट कर दूंगा तो मेरा यहाँ बैलेंस बचेगा 14,200। एम आई राइट? अब मेरे पास जब नेक्स्ट पेमेंट होगी वो होगी जुलाई 1, 2014 पे। अब यहाँ पे मेरे पास पहले लाइबिलिटी आ रही है बिफोर पेमेंट 14,200, 5800 की पेमेंट हम करने जा रहे हैं। कितना इंटरेस्ट? 14,200 पे 15.73%, ऐसा ही होगा जी? हाउ मच इज दैट? कैन एनीवन टेल मी? 2233, इज ही राइट? 34 कर दे इसको, ठीक हो गया। 5800 माइनस 2234 इक्वल टू 3566। ओके, अब आप 14,200 पे से इसको माइनस करें तो आपके पास प्रिंसिपल लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, राइट? 10,634। अब ये आपके पास नेक्स्ट पेमेंट होगी जुलाई 1, 2015। एम आई राइट? एंड दिस इज 10,634, इसके ऊपर लगा दें 1673। प्रिंसिपल कितना एडजस्ट हुआ? 4127। इसको माइनस करें, ओके। नेक्स्ट 5800 जी, अल्टीमेटली एडजस्ट होगा आखिर में। नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं, वो तो एडजस्ट हो आखिरी एक और वो 2000 वाली जो पेमेंट है। अच्छा ये व्हाट अबाउट दिस 5800 माइनस 1023, ओके 4777, 4777, ठीक है। आगे बोले 19 श्योर 6507 माइनस 4777, 6507 में से 4777 माइनस करना है 1730। ओके, अब इधर देखिएगा, लास्ट पेमेंट कब करनी है? चौथे साल के एंड पे। ये आपने चूंकि 4 साल की लीज पे एसेट लिया था तो जो बार्गेन परचेज ऑप्शन है इट वुड बी पेबल ऑन लास्ट डे ऑफ ईयर 4। तो आपने जुलाई 2013 से पहला ईयर एंड जून 2014, दूसरा जून 2015, फिर जून 2016, फिर जून 2017। अब आपका जो ईयर एंड आएगा ना, पहला जून 2014, 15, 16, अब ईयर एंड कब आएगा? जून 2000, यस जून 30, नॉट जुलाई 1। ये 4 साल कंप्लीट हो गए। अब आपने जो बीपीओ पे करना है वो कितना पे करना है? 2000 का। अब आप क्या करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल कितना आ रहा था? 1730। अब वैसे तो एक माइनर सा डिफरेंस आ सकता है क्योंकि हमने थोड़ा सा इंटरेस्ट का रेट भी राउंड कर दिया था। तो लास्ट पेमेंट में हमेशा मैं आपको बताता हूँ, आपने ये पूरा का पूरा यहाँ से सॉरी कितना एडजस्ट करना है? 1730। ये बात तो पता है ना आपको? और डिफरेंस आपका आ गया जी 270। अब जरा एक काम कीजिएगा, 270 जरा 1730 पे 272 बन रहा है तो बहुत बड़ा कोई गैप नहीं है, राइट? एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे हमारी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं एमटीएल, ठीक है, मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड, ऐसे ही है। और हमें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 2 साल की बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाने। एज एट June 30,
अच्छा, अब हमारे पास जब कंपैरेटिवली आपको पता है कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो बेहतर होता है कि पहले करंट ईयर शो किया जाए। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, यानी करंट ईयर हमारा क्या है 2015 और बेस ईयर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 2014। हम बात कर रहे हैं रुपीज इन थाउजेंड में, तो हमारे पास सबसे पहले एसेट, और एसेट में हम नॉन करंट एसेट वाली साइड पे जाते हैं, और नॉन करंट एसेट वाली साइड पे हम टाइटल क्या यूज कर रहे होते हैं, राइट ऑफ यूज एसेट। जिस टाइटल को हम अपनी बुक में डेबिट करते हैं, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट। अच्छा, अब आपने राइट ऑफ यूज एसेट को अपने पास रिकॉर्ड किया 20 मिलियन, एम आई राइट? ये सेकेंड ईयर है और ये फर्स्ट ईयर था, तो 20 मिलियन को कैपिटलाइज कितने साल पे करोगे, 10 साल पे करोगे। ऑल्दो लीज टर्म 4 ईयर है, इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर है। कंडीशन ये थी कि आपने अगर बीपीओ है तो जाना है इकोनॉमिक लाइफ पे, और अगर बीपीओ नहीं होता तो हम शॉर्टर पे जाते, फिर हम लीज टर्म पे चले जाते। बहरहाल अगर मैं वर्किंग टू पे यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चूंकि स्ट्रेट लाइन है, वंस कैलकुलेट बता दूं कि 20,000 डिवाइडेड बाय 10, दिस वुड बी 2000 नॉट 200, मेमन भाई 2000। अच्छा, अब हमारे पास पहले ईयर पे 2000 लेस हो के दिस वुड बी 18,000, और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा 4,000, तो दिस वुड बी 16,000। अब हमारे पास बैलेंस शीट में इसका बड़ा इंपैक्ट, जो इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है जो हम शो करते हैं, लाइबिलिटी वाला, जिसके लिए हमें डेफिनेटली किसकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते थे कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो सारी रुपीज इन किस में कर रहे हैं, हम 1000 में। 3 जीरो हमारे यहाँ पे ओमिट हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बैलेंस शीट पे अगर मैं देखूं, ये थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। पहले ईयर एंड पे चूंकि आपने जुलाई 2013 पे एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड की होगी 20,000 की, और डे वन ही आपने 5,800 पे कीजिए विदाउट इंटरेस्ट, तो डे वन ही आपकी लाइबिलिटी बच गई होगी 14,200। अब अगली पेमेंट अगले साल के पहले दिन होनी है, लेकिन उससे एक दिन पहले आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट। उससे एक दिन पहले, ये जो जुलाई 2014 की पेमेंट है ना, इससे पहले 30 जून 2014 आएगा। अब उस दिन आप लाइबिलिटी को बाइफिकेट करेंगे दो हिस्सों में, एक तो इंटरेस्ट भी अक्रू होगा वहां पे, तो एक पहले लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी शो की जाती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, देन हम उसमें करंट लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज, देन उसकी जो लीज लाइबिलिटी है, लीज ऑब्लिगेशन है, वो इंशाल्लाह हम शो करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, करंट लाइबिलिटीज में एक तो आपके पास आएगी लीज लाइबिलिटी, और चूंकि ये केस जो है ना वो आपका एडवांस का है, जब एडवांस पे पेमेंट होती है तो ईयर एंड पे आपको क्या एक्रू करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लाइबिलिटी पोर्शन 2 साल का शो करना है, तो टेबल आपके सामने मौजूद है। पहले ईयर एंड पे टोटल लाइबिलिटी 14,200 है, एम आई राइट? उसमें से नॉन करंट पहले मैं देख लेता हूँ 10,634, पहला ईयर एंड 2014 ये वाला है, तो नॉन करंट 10,634, और सेकेंड ईयर की नॉन करंट उसके नीचे वाली अमाउंट हो जाएगी 6,505, एम आई राइट? 6,507, ओके 6,507। नाउ कम टू करंट लाइबिलिटी। अच्छा, करंट लाइबिलिटी में अगर हम जाएं तो 3,566 नंबर 1, ये आपने 3,566
ये पहले साल की करंट है 4127। इसके साथ एक और चीज भी आएगी, इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेएबल आपके पास है 2234 और 1673, 2234 और 16। इनफैक्ट ये आपकी पूरी इंस्टॉलमेंट होगी, इसलिए कि आपने कल पे करनी होती है। जब बिगिनिंग वाला केस होता है, ईयर एंड पे आप मौजूद है, टुमारो यू आर लायबल टू पे होल इंस्टॉलमेंट, जिसका इंटरेस्ट वक्त गुजर गया है, आपने अप्रूव किया ईयर एंड पे। तो ये बेसिकली इस सवाल का जो एक्चुअल हमने आंसर दिया है विद सपोर्ट वर्किंग, हमने एक वर्किंग में इसका जो है वो एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दिया और अगली वर्किंग में हमने इसका डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर दी, राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास किस चीज पे आप कह रहे हैं? 10,634 टोटल नहीं है, टोटल 14,200 है, क्योंकि डे 1 का केस है। पहली पेमेंट डे 1 पे हुई 5,800 जुलाई 1 2013, अगली पेमेंट करनी है जुलाई 1 2014, उससे एक दिन पहले ईयर एंड आएगा जून 30 2014। उस दिन टोटल लायबिलिटी 10,634 लीज की, उसके अंदर सॉरी टोटल 14,200, उस पे करंट पोर्शन 3566 और नॉन करंट पोर्शन 10634। इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? अच्छा, अब इसमें देखिए, ये सवाल हमने जो सॉल्व किया वो हमने लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया। अगर इसी सवाल को हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? लेसर अपनी बुक में किस तरीके से नहीं रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा वो। इसके अलावा अनएंड फाइनेंस इनकम भी किसी ने मुझसे लास्ट शायद ऑनलाइन क्लास में पूछा था, आपने पूछा था, उसको भी वो अपने पास रिकॉर्ड कर सकता है और फिर वो अनएंड से जितना मिलता रहेगा इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करेगा। इसी तरह डेप्रिसिएशन किस लाइफ पे करेगा वो? 4 साल पे करेगा? वो नहीं करेगा। लेसर की बुक में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि लेसर अपनी बुक से पहली एंट्री में रिसीवेबल डेबिट करके एसेट को क्या कर देगा? क्रेडिट, एसेट को क्रेडिट कर देगा। जब उसने एसेट को क्रेडिट कर दिया तो मींस देयर वुड बी नो, वो किसकी बुक में कैपिटलाइज हो रहा है? लेसी की बुक में। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको जो सुबह हैंड आउट भेजा था, असल में ये बीपीओ जो है ना, वैसे तो मैं आपको बता दूं बार्गेन परचेज ऑप्शन बहुत रेयर, मैंने तो पेपर में कोई सवाल एक मिनट नहीं देखा कि बीपीओ का सवाल कोई मुझे कभी एज सच नजर आया हो। ये सवाल मैंने आईकेप की बुक से लिया है, नंबर 1 आईकेप के 5 पेपर का सवाल। दूसरी बात, बच्चों के एज मुझे कोई फीडबैक भी इस टॉपिक के हवाले से, इस वाले पार्ट के हवाले से नहीं आया। लीज पूछ रहा है बहुत वो, लेकिन वो ये चीज नहीं पूछ रहा है, लेकिन मे भी पॉसिबल है एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ ले। तो मैंने 2 सवाल, ये दोनों मैंने आईकेप की बुक से निकाले थे। और अगला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पे दोबारा पेश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस शीट क्या है? किसने पूछा? अच्छा, आपने पूछा सवाल। पहले ये बताइए कि हमने कंप्लीट बैलेंस शीट बनाई है या पार्शियल बनाई है? एक्सट्रैक्ट बनाया। और बैलेंस शीट तो उस वक्त टाइप होती है जब आप कंप्लीट ट्रायल बैलेंस जो आपका बैलेंस हुआ है उससे बनाए और फिर पूरा प्रोसेस गुजर कर आए हो आप। तो पार्शियल तो जस्ट आपके पास इनकम्प्लीट होता है। अच्छा, अच्छा, एक सवाल है हमारे मेमन भाई का, सर इज इट पॉसिबल कि एट द सेम टाइम लेसर उसको ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करता हो और हम उसको फाइनेंस लीज ट्रीट करते हो? ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, रिवर्स अकाउंटिंग इसके एंड पे कौन कर रहा होगा? लेसर। जो सवाल मैं अभी आपके सामने रखना चाह रहा था, एक्चुअली वो सवाल जो है ना, अब ये रिवर्स, एक सवाल मैंने ये पिक किया था जिसमें हमने किसकी अकाउंटिंग करनी थी? लेसी की। अगला सवाल ये मैं डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करें। शुएब लीजिंग लिमिटेड द लेसोर, शुएब अख्तर कौन है यहाँ पे? लेसोर हैज एंटर्ड इनटू अ 3 years
एग्रीमेंट विथ सरफराज लिमिटेड द लेसी। शुएब लेसर है, सरफराज लेसी है। टू लीज अ मशीन विद एन एक्सपेक्टेड यूजफुल जिंदगी ऑफ 4 साल। एसेट की जिंदगी 4 साल है, लीज टर्म 3 साल है, ऐसे ही लीज टर्म 3 साल। ऊपर देखिए, इनटू अ 3 ईयर। कॉस्ट ऑफ द मशीन ₹2.1 मिलियन, 21 लाख रुपए। डेट ऑफ कमिटमेंट लीज जुलाई 1, 2015। लीज कंटेन्स परचेज बार्गेन ऑप्शन ऑफ ₹100,000 एट द एंड ऑफ लीज टर्म। बीपी हो गया, मतलब ये कौन सा लीज हो गया। और अब डेप्रिसिएशन 3 साल पे हो गया, 4 साल पे, इकोनॉमिक लाइफ पे। अगर हम अकाउंटिंग करें सरफराज की, यहाँ पे हमें सरफराज की नहीं, शेप की अकाउंटिंग करनी है, नीचे लिखा हुआ है। आगे कहते हैं द वैल्यू ऑफ द मशीन विल बी रुपीज दिस। एस्टिमेशन है कि वो 3 लाख रुपए का होगा। मैंने कहा आप 1 लाख में ले लेना सर, ठीक है, हम आपको बार्गेन ऑप्शन दे दें। लीज इंस्टॉलमेंट ₹860,000 पेबल एनुअली इन एरियर। अच्छा, पिछला केस एडवांस का था, ये एरियर का आ गया, एंड ऑफ ईच ईयर। शरह सूद जो है वो तकरीबन 13% है, 12.9972%। 2 रिक्वायरमेंट है। प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग June 30, 2016, 2017, 2018 इन द बुक्स ऑफ शुएब लेसर। लेसर कौन है यहाँ पे? शुएब। Produce extract from statement of financial position including relevant notes at June 2016 to show how the transaction carried out in 2016 would be reflected in the financial statement of lessor। पहली बात है वो एसेट को कैपिटलाइज कर ही नहीं सकता, एसेट उसकी बुक से गायब हो चुका है। उसके पास वो जो रिसीवेबल आ रहा होगा ना, लीज रिसीवेबल, उसको वो शो करेगा। तो मेरा ख्याल है ये सवाल आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या ख्याल है? ट्राई करेंगे आप लोग? मेरे पास इसका आईकेप का प्रिंटेड सॉल्यूशन है, अगर आप बोलेंगे तो वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, वो मेरे पास है तो वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आईकेप की बुक का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग करेंगे। इस पे ये अभी आप मैं कैलकुलेट करूंगा ना, मैंने सॉल्व किया हुआ पहले ये, तो इसका आंसर खुद ब खुद ही भी कितना आ जाएगा। सर इसके लिए क्या मॉडल है? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल आईकेप की बुक में ही बना हुआ है। और मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर है तो मैं आपको शो करता हूँ, 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट ये है कि एक एसेट आपके पास है, उस एसेट को आप ऑन करते हैं, उस एसेट को आप यूज कर रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम आपने वो एसेट परचेज किया था, हो सकता है उसके ऊपर आपने कुछ डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर दिया है। आपके पास उस एसेट की कोई ना कोई आज की डेट पे क्या आ रही है, बुक वैल्यू आ रही है। और फिर उस एसेट को आपने सेल किया, यानी जब आप सेल कर रहे थे उस वक्त आपकी पोजीशन क्या थी, सेलर। एबीसी कंपनी, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दी है कि एबीसी कंपनी के पास एक एसेट है, इक्विपमेंट, राइट। ये इक्विपमेंट आपने सेल किया कौन सी कंपनी को, यानी इस कंडीशन में XYZ कंपनी बायर है, आपसे खरीद रही है, एंड यू आर सेलर। यही एसेट आपको चाहिए, आपने यही एसेट दोबारा लीज बैक पे ले लिया बायर से, यानी अब आपकी कंडीशन लेसी हो गई है और उसकी कंडीशन लेसर हो गई है, राइट। अब यहाँ पे ये मैंने एक डमी ट्रांजेक्शन लिखी है जिसमें 5 हेड आपको नजर आ रहे होंगे, ऐसा ही है। नंबर 1, आप एसेट बेचोगे तो कैश आएगा, एम आई राइट, कैश डेबिट होगा। नंबर 2, वही एसेट घूम के दोबारा आपके पास लीज के तौर पे आएगा, तो अब उसको किस टाइटल पे डेबिट करोगे। नंबर 3, हो सकता है गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल हो, तो वो डेबिट या क्रेडिट होगा। नंबर 4, जो लीज लायबिलिटी आपने देनी है वो रिकॉर्ड होगी। एंड नंबर 5, जो एसेट था चला गया वो आपकी बुक से इक्विपमेंट क्रेडिट होगा। बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड एंट्री बनती है। असल में इसमें जो है ना, पहले जब मैं वंस अपॉन अ टाइम पढ़ाता था, जब ये IAS 17 था, 2013 में शायद मैंने पहला बैच पढ़ाया था जिसमें ये सिलेबस आपका रिवाइज हुआ था, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में IAS और IFRS ऐड हुए थे।
2013 से पहले जो मैंने शुरू में 2 बैच पढ़ा है यहाँ पे 2011-12 में, उसमें सिलेबस नॉन आईएएस बेस्ड था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आगे जाके 2 पेपर और होते थे, एक एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वहां पे आईएएस आईएफआरएस पढ़ाते थे। ये पेपर बहुत ही मतलब आउटडेटेड टॉपिक्स नहीं होते, जो ज्वाइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, रॉयल्टी, डिपार्टमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एंट्री, ये मतलब बड़ी बेसिक जो एकेडमिक लेवल की अकाउंटिंग है। तो 2012 में सिलेबस रिवाइज हुआ, फेब 2013 पहली अटेम्प्ट थी। तो जब शुरू में मैंने 2012, 13, 14, 15, ये जब 16 यहाँ तक पढ़ाया, तो ये आपका सिलेबस IAS-17 उस वक्त होता था, IFRS-16 का दुनिया में वजूद नहीं आया था। तो उस वक्त ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत चेंज था। ये बात इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि एक सवाल हमारे पास्ट पेपर में भी है पुराने, और उसका सोल्यूशन जो पास्ट पेपर में वो पुरानी ट्रीटमेंट से, अगर आप वो देखोगे तो आप बोलोगे सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ये तो कुछ और तरीके से सॉल्व कर रहा है। तो आपने उसको नहीं देखना। मैं आपको जो अब अपडेटेड इसका ट्रीटमेंट है, हाउ टू रिकॉर्ड, वो सिखाऊंगा। थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। आईएएस ने कहा है कि राइट ऑफ यूज एसेट जो डेबिट होगा ना, ये मैंने यहाँ बॉक्स में एक फार्मूला लिखा नजर आ रहा है आपको, CV मल्टीप्लाई बाय DLP अपॉन FV। व्हाट इज DLP? दिस इज नॉट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, वो तो ICA में भी ऑफर करता है DLP। दिस इज डिस्काउंटेड लीज पेमेंट, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अच्छा, ये असल में मसला पता है क्या, ये रेशियो है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि भाई आप लोग अपनी मार्कशीट लेकर आते हैं, तो आप क्या करते हैं कि टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, 700 आउट ऑफ 1000, तो आपका 70% रिजल्ट रहा। तो ये जो है ना DLP अपॉन FV, आईएएस ने इसको नाम दिया रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो यानी नहीं, वो तो एक अलग है। ये जो है ना रिटेंशन रेशियो, DLP अपॉन फेयर वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? CV से। तो CV का रिटेंशन रेशियो का आंसर आपके पास आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, ये एक सवाल ये मैंने सॉल्व किया, ये मैं जरा सोल्यूशन पहले हटा दूं वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सवाल में दोबारा कॉपी करके ना इसको यहाँ दोबारा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम इस स्क्रीन को जो है ना नीचे ले जाते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, राइट। अब जरा आ जाए, ये सवाल मैंने आपको जो हैंड आउट शेयर किया था शायद उसमें है उसमें सुबह मैंने एक हैंड आउट भेजा था, प्रिंट निकाला है किसी ने? ये आईकेप की है, उसी आईकेप की बुक से ये भी जो मैं दिखा रहा था ना, उसी बुक में ये है। अच्छा, इसमें अगर आप पढ़े, अ कंपनी सोल्ड अ मशीन रुपीज 1.5 मिलियन विच इज ऑल्सो अ फेयर वैल्यू। आपने 15 लाख रुपए की मशीन बेची एंड लीज इट बैक अंडर अ 5 ईयर लीज। एसेट को बेच के लीज पे ले लिया। अब पता है ये तो बड़ी सर्टिफाइड मेमन वाली पॉलिसी है कि आपके पास पैसा भी आ गया और एसेट भी दोबारा आ गया, और वो पैसा आगे इन्वेस्ट करो, वहीं से पैसे कमा के इनकी लायबिलिटी ऐसे से उतार दो। तो ये तो मतलब फुल मतलब आप फॉर्म पे चल रहे हैं। विच इज ऑल्सो अ फेयर वैल्यू एंड लीज इट बैक अंडर अ 5 ईयर लीज। एसेट एज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपए। आपकी बुक में कितने का एसेट था वो? अब आप लोग बोलोगे सर ये 5 लाख का गेन है। ये गेन भी 5 लाख का रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये भी गेम है। इसमें 2 गेम बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका मतलब है गेन तो हो रहा है। अगर मैं डमी ट्रांजेक्शन लिखना चाहूं आपकी इजाजत से, तो क्या मैं राइट ऑफ, अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ टाइटल आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, तो क्या मैं राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट करूंगा? अभी वैल्यू छोड़ दो, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पे नहीं जाना, छोड़ दें आप। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट। राणा साहब कह रहे हैं सर पैसा भी तो आ रहा है, कैश भी डेबिट होगा, ठीक है। एक मिनट यार, जरा मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर दूं, वरना रिकॉर्डिंग में है ना बाज़ दफा सही नहीं आती रिकॉर्डिंग। ये वाली स्क्रीन में ठीक है। राणा साहब कह रहे सर पैसा भी आ रहा है, कैश भी डेबिट होगा, और यहाँ पे गेन भी हुआ है, तो गेन ऑन डिस्पोजल की नेचर क्या होती है? क्रेडिट।
क्या आपने लीज पे लिया तो एक लीज लायबिलिटी क्रेडिट होगी, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, इक्विपमेंट या मशीन, जो भी ऊपर नाम मशीन लिखा हुआ है तो मशीन क्रेडिट, एसेट क्रेडिट एक ही बात है। क्या आप लोगों को इस डबल एंट्री के 5 टाइटल में कोई एतराज है? होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन जो मसला है ना वो 2 हेड्स में है। कौन कौन से 2 हेड्स? एक तो राइट ऑफ यूज एसेट, दूसरा गेन ऑन डिस्पोजल। पहली बात तो ये सुन लें, कंपनी ने 15 लाख रुपए का एसेट बेचा जो कि उसकी फेयर वैल्यू है। कंपनी की बुक में उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 10 लाख रुपए। एसेट हैज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 10 लाख। लीज पेमेंट मेड बाय द लेसी इज 200,000 पर एनम, पेड एट द एंड ऑफ ईयर। ये तो चलो आसान फैक्टर है, हर साल के एंड पे देना है। और कितने लाख रुपए देने? इम्प्लिसिट रेट कितना है? एज्यूम दैट ट्रांसफर मशीन बाय द सेलर लेसी, बेचने वाला लेसी बन गया है, सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 15 फॉर सेल, मतलब वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मीट हो रहा है जी। इसके अंदर अगर हम इस चीज को बेस बना के 1 मिलियन का हमारी जो है वो कैरिंग अमाउंट है, सही है, तो वो हमारा असल अमाउंट नजर आ रहा होगा बैलेंस शीट में। मतलब उसने हमारे को फेयर वैल्यू तो बता दी 1 लाख तक, यानी कि 15 लाख रुपए। तो 15 लाख से हमारा कोई वास्ता नहीं होगा ना, फिर हमें डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड 15 लाख रुपए का कैश आ रहा है हमारे पास, नंबर 1, ऐसा ही है। अच्छा अभी एक मिनट आसिफ भाई थोड़ा सा सुन तो ले आप, चले। अच्छा ये बताएं, पहली बात ये बताएं, ये 5 हेड में किसी को इतराज है? क्या इस ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कैश जितना आ रहा है ना उस पर भी किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। कैश कितना आ रहा है? क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देते हैं कि मैं सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक 15 लाख रुपए डेबिट कर दूं? ठीक है भाई, मैंने डेबिट कर दिया, सही है। अब मैं राइट ऑफ यूज एसेट को अभी डेबिट नहीं कर रहा हूं, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, छोड़ दे इसको। गेन ऑन डिस्पोजल को भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। लीज लायबिलिटी भी मैं निकाल लेता हूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। मशीन मेरी बुक में आसिफ भाई ने कहा 10 लाख रुपए की थी, तो मैंने मशीन को 10 लाख रुपए से क्रेडिट किया। एनी ऑब्जेक्शन? नाउ देयर इज 3 क्वेश्चन मार्क, जिसमें से 2 तो आसान, 2 तो मुश्किल है, 1 तो आसान है। अब देखिए आईएएस कहता है कि जो राइट ऑफ यूज एसेट आपको डेबिट करना है ना, उसके लिए एक अदद आपको आईएएस ने क्या बता दिया है, फार्मूला सीवी मल्टीप्लाई बाय डीएलपी अपॉन फेयर वैल्यू। मेरे पास सीवी तो मौजूद है, कैरिंग वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। मेरे पास फेयर वैल्यू भी मौजूद है, वो कितनी है? लेकिन अभी मेरे पास क्या मौजूद नहीं है? डीएलपी। अभी तो देखिएगा, अगर मैं डीएलपी निकालूंगा ना तो मेरे लिए लीज लायबिलिटी वाला हेड भी सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज डीएलपी? डिस्काउंटेड लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में 10 लाख रुपए देने, एम आई राइट? हर साल 2 लाख रुपए देने, शरह सूद 5% है, एंडिंग वाला फैक्टर है। तो क्या डीएलपी इक्वल टू 200,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1.05 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.05, एम आई राइट? डिवाइडेड बाय 0.05। और जरा इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं कितनी डीएलपी आ रही है? 865 चले भाई, अब सही है, चले ठीक है, 5 रुपए का फर्क है, भाई कोई मसला नहीं, जाने दो, माफ कर दो, सही है। अच्छा अब ये बताएं, क्या इज दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट? इज दिस पीवीएफ एमएलपी आल्सो नोन एज डिस्काउंटेड लीज पेमेंट? ये आपने लीज पेमेंट का डिस्काउंट अमाउंट निकाल लिया, यानी फ्यूचर के 10 लाख रुपए आज के तकरीबन 8,65,000 रुपए, एम आई राइट? आपका एक क्वेश्चन मार्क, वो तो मैंने वैसे भी कहा था मुश्किल नहीं है, वो सॉल्व हो गया है। कौन सा वाला? 865,895। अब आप देखिए, असल में एक पॉइंट जो है ना आपको थोड़ा सा अभी
जब आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो शायद समझ आ जाए। अभी डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया? पुराने एसिड का, वो हमें पता ही नहीं है कितना है, वरना फिर मैं यहाँ पे कैरिंग वैल्यू के बजाय उसको कॉस्ट से क्रेडिट करता और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, लेकिन उन्होंने आपको कैरिंग वैल्यू नहीं बताई, कॉस्ट नहीं बताई, डायरेक्ट क्या बताया? तो यहाँ डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो बेहतर यही है कि आप कौन सी वैल्यू पे क्रेडिट करो? बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू का मतलब अल्टीमेटली इसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक मिनट रुकिएगा, मैं राइट ऑफ यूज एसेट की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। ये बताओ क्या आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू 10 लाख रुपए थी? अब ये जो फैक्टर है ना, बार बार मैं कह रहा हूं, असल में मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी आपको करता हूं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है ना, और मैं चाहता हूं उसमें आप अपना माइंड यूज करें। ये जो ये वाला जो है ना, ये सिर्फ ये DLP अपॉन FV, IS कहता है दिस इज रिटेंशन रेशियो। कैसे? अब आप देखिए, आपने पे जो करना है ना वो 10 लाख रुपए है, लेकिन उसकी पीवी कितनी है? 8,65,895। और मजे की बात ये कि वो एसेट की फेयर वैल्यू का मैं समझता हूं अराउंड 50-60% के दरमियान की कोई वैल्यू आ रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? कितना अमाउंट आ रहा है जी? असल में ये जो मैं कर रहा हूं ना 865 895.57, इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाइए, मतलब रिटेंशन रेशियो कितना है? 57%। मल्टीप्लाई करवा दो उसके कैरिंग वैल्यू से जी। 577 टू 263 577। अच्छा, एक और क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया। 577 और अच्छा, अब यहाँ पे वैसे तो ये कह रहे हैं कि सर ये तो खुद ब खुद ही आ जाएगा, लेकिन अब IS ने इसका एक तरीका बताया है। अब वो तरीका क्या है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल और ज्यादा है। अब ये गेन ऑन डिस्पोजल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके 3 स्टेप हैं। गेन ऑन डिस्पोजल के कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। पहला स्टेप IS कहते हैं टोटल गेन पता कर लो। टोटल गेन कितना है ये सबको पता है, 5 लाख रुपए। किसी को एतराज है? टोटल गेन है आपके पास 5 लाख रुपए। कैसे आ रहा है? 15 लाख रुपए की फेयर वैल्यू, 10 लाख रुपए की कैरिंग वैल्यू, तो टोटल गेन कितना आ गया आपके पास? किसी को एतराज है? एतराज है? अब वेरी गुड, इसको रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाओ। कैसे? हाउ गेन मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेशियो। व्हाट इज रिटेंशन रेशियो? DLP अपॉन फिर। लेकिन अभी ये बात कंप्लीट नहीं होगी, अगला स्टेप है। मैंने कहा था कितने स्टेप है यहाँ पे? 3। अब मैंने यहाँ पे लिखा टोटल गेन है 5 लाख और इनटू 865 और 895 डिवाइडेड बाय 15 लाख रुपए। आंसर कितना आ गया आपके पास? 288 जी 632। अब IS कहता है कि गेन अगर इतना रिटेंशन रेशियो है तो गेन का ट्रांसफर, एक हो गया रिटेंशन, एक हो गया ट्रांसफर। इतना राइट आपने रिटेन किया, बाकी राइट क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है ना। तो अब मुझे बताओ क्या गेन ऑन मतलब जो गेन का ट्रांसफर रेशियो है, क्या वो आप कैलकुलेट कर सकते हो? भाई टोटल कितना गेन है? 5 लाख, उसमें से रिटेंशन की अमाउंट कितनी है? तो इसका मतलब है जो आपका ट्रांसफर वाला अमाउंट है वो कितना है? 211,368 211,368 211,368। डेबिट क्रेडिट चेक करें, डेबिट क्रेडिट चेक करें जरा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं कुछ थ्योरी पढ़ के सुनाता हूँ। असल में थ्योरी शुरू में ना पढ़ने की कोई वजह थी। अगर मैं शुरू में थ्योरी पढ़ता ना, आपके ऊपर से गुजरता,
इतना टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अब पता है क्या डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया है? कितने का? 80 रुपए का? कैसे? वो 895 है मेरे भाई, दिस इज 895। अब चेक करें। नहीं नहीं, बराबर होना चाहिए। जी जी, मशीन की फेयर वैल्यू क्रेडिट करते वक्त आपकी बुक में तो कैरी वैल्यू पे लिखा हुआ था ना, आपकी बुक में क्या वैल्यू कैरी कर रही थी? 10 लाख से क्रेडिट कर रही थी, राइट? अच्छा हो गया, बराबर आ गया। अब आप देखिए इसमें जो है ना, मैं कुछ चीजें आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक आध बुक से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा मजीद स्ट्रांग हो। पहले तो देखिए, अगर मैं आपको ये एक चीज, जो हमने एक बुक अभी खोली हुई थी, शायद ये वाली बुक थी, यस, और मेरा ख्याल है इसमें भी शायद देखिए, अब यहाँ पे जो है ना, ये कुछ इसकी थ्योरी भी लिखी हुई है, अगर आप पढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है हमने भी एक सवाल सोल्व किया है, और यस, देखिए ये वाला सवाल हमने सोल्व किया भी, शायद यही सवाल सोल्व किया ना। और इसमें अगर आप देखें तो क्या ये आंसर आए थे कमोबेश हमारे? क्या यही आंसर आए हमारे मेहमान भाई? जरा इधर देखिएगा। बल्कि मैंने आपको शायद जो फाइल भेजी है उसमें उसका सोल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन आई कैप ने जो सॉल्व किया है ना, वो ये रहा, देखें उसने तरीका वही है, लेकिन पता है वो इतना टेक्निकल है, अगर आप डायरेक्ट जाओगे ना तो बड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। तो F7 में भी इस टाइप के सवाल है, वहां पर भी मैंने ये चीज नोट की है। अब आप देखिए इसने ऊपर ये आपको थोड़ी सी थ्योरी भी लिख के दी है, और यहाँ पे एक जगह पे इसकी बड़ी सी थ्योरी लिखी हुई थी, मैं आपको वो पढ़ के थोड़ा सा जो है ना मजीद गाइड कर देता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना और क्लियर हो जाए। मेरा ख्याल है वो ACC F7 है, मैं वो बुक भी खोल लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। स्टूडेंट प्लीज साइलेंट। आसान होगी। अच्छा, ये सवाल देखिए, ये इत्तेफाक से मैंने तो रैंडमली पेज खोला था, ये सवाल खुद ही इस पेज पे आ गया। सेल एंड लीज बैक ACC F7 का मैंने पेज नंबर 230 ओपन किया, 209 से चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा आखिर में जाके कॉन्सेप्ट होगा। कैपिटल कंपनी एंटर्ड इनटू अ सेल्स एंड लीज बैक ऑन 1 अप्रैल 2007। इट सोल्ड अ लेथ मशीन जो होती है, ठीक है, विद अ कैरिंग अमाउंट। इनकी बुक में कितने की आ रही थी वो? कितने की बेची है? गेन कितना है? लीज बैक पे ले लिया कितने साल पे? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सेल अकॉर्डिंग टू IFRS 15। लीज प्रोवाइडेड 5 साल की पेमेंट, एरियर में 90,000, शरह सूद जो है वो कितनी है? 15%। ये क्यूमुलेटिव एनविटी फैक्टर दिया हुआ है, वो आप फैक्टर खुद ही निकाल लें। अब आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं?
बताएं आपकी बुक में राइट ऑफ यूज एसेट कितने पे डेबिट होगा? कैश कितना डेबिट होगा? डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, 4 लाख। एसेट कितने से क्रेडिट होगा? 3 लाख। लीज लायबिलिटी के लिए जरा कैलकुलेटर उठाएं आप लोग। आप करें 1.05 की पावर -5 करें, एरियर है 1.05 की पावर -5, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.05 कर दिया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 90,000। तो बताएं क्या अमाउंट आ रही है? 38965। अब ये देखें इन्होंने भी शायद कैलकुलेट किए और 389,610 ये क्या आ रही है? यही है। अब आपने जो निकाले इसको डिवाइड करवा दें किससे? 4 लाख से करें। आपका रिटेंशन तो 100% के करीब है तकरीबन। 389 आउट ऑफ 400,000 मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे? 3 लाख। कैरिंग वैल्यू कितनी थी? तो आपके पास कौन सा हेड आ जाएगा? कितना आ रहा है? 277 यस 208 नहीं 292,208 आ रहा है। यही है। कितना आ रहा है? 292,208 आ रहा है। ठीक है ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका टोटल गेन कितना है? 1 लाख रुपए। अच्छा रिटेंशन रेशियो तो तकरीबन मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा है 100%। तो थोड़ा सा अमाउंट है जो ट्रांसफर आएगा, तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल से 1 लाख का 2-4% होगा, 2-4 हजार रुपए। 97% है। अब आप ये देखें इन्होंने ये कितना गेन 2598, ये क्या किया इसने? अब आप देखिए स्टेप देखें इसके, मैं आपको स्टेप सिखा देता हूँ। देखिए कैलकुलेट द लीज लायबिलिटी। मैंने भी सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था? पहले डीएलपी निकाल लो। जब डीएलपी निकाल लोगे एफवी मौजूद है, सीवी मौजूद है, तो राइट ऑफ यूज एसेट आ जाएगा। जब डीएलपी आ गई, एफवी मौजूद है, गेन टोटल से मल्टीप्लाई गेन का रिटेंशन आ जाएगा। टोटल गेन में से रिटेंशन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ट्रांसफर। अब ये देखो ये स्टेप लिए हुए। सबसे पहले इन्होंने क्या निकाली? लीज लायबिलिटी 389,610। आपने भी ये निकाली थी। फिर इसने कहा कि भाई अब निकालो राइट ऑफ यूज एसेट सीवी। ये देखें कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डीएलपी। व्हाट इज डीएलपी? डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू 292,208। फिर उसने कहा कैलकुलेट द गेन। टोटल गेन निकाला पहले स्टेप में, मैंने भी ये किया था। टोटल गेन कितना आ गया यहाँ पे? 1 लाख। फिर उसने कहा गेन को डीएलपी अपॉन फेयर वैल्यू, कौन सा रेशियो है ये? इससे मल्टीप्लाई कर दो, तकरीबन 97% की वजह से ये 97,402। तो ट्रांसफर कितना हुआ? सिर्फ 2-2.5%। तो वो माइनस किया आपने गेन रिलेटिंग टू द राइट ट्रांसफर, टोटल गेन माइनस गेन ऑन राइट रिटेंशन, तो आपके पास आ गया 25। अब ये देखिए डेबिट क्रेडिट भी किया। इधर देखो क्या है? डेबिट 4 लाख। किसी को एतराज है? राइट ऑफ यूज से डेबिट 292,208, एसेट क्रेडिट 3 लाख, लायबिलिटी क्रेडिट वही डीएलपी और गेन जो ट्रांसफर। नहीं नहीं असल में देखिए फिर बात वही है ना, वो फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है, ये सेल्स एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट है। ये आपको कंपाउंड ट्रांजेक्शन के थ्रू इसको, क्योंकि इसमें बात वो आ रही है ना कि राइट गया फिर दोबारा आया, ट्रांसफर और रिटेंशन, ये इस वजह से हो रहा है। ये जर्नल कॉन्सेप्ट से हटके चीज है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक एसेट बेच के दूसरा एसेट लेकर आ गए, वो हम करते थे डिस्पोजल में, हम एफएफए में पढ़ाते हैं। आपने एक एसेट बेचा, दूसरा एसेट एक्सचेंज जो आप कर रहे होते हैं, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये वो नहीं है। रिटेंशन से मुराद है कि एसेट दोबारा आपके पास आ गया ना, आप जो एसेट को दोबारा रिटेन कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू का जो आपने पे करना है वो कितना परसेंट है। अब जैसे 4 लाख फेयर वैल्यू थी और आप पे कर रहे हो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 4.5 लाख, लेकिन 4.5 लाख फ्यूचर में प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 3,89,000 समथिंग, यानी जो आप पे कर रहे हो वो उसकी एसेट का कितना परसेंटेज है? हाँ इस वजह से हमें वो 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस है उसका रिटेंशन बिल्कुल। असल में देखिए ये मैंने उस वक्त भी कहा था, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, क्योंकि मैंने सुना है कि ये बच्चों के फीडबैक्स थे इस अटेम्प्ट में तो नहीं,
पिछले अटेम्प्ट में थोड़ा ज्यादा थे कि एग्जामिनर सेल्स एंड लीज बैक पूछ रहा है। अब वो कितना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 5 नंबर का सवाल है, तो मेरा ख्याल है इससे ऊपर तो वो नहीं जाएगा। हाँ, छोटा मोटा केस, ये वाला सवाल शेयर कर दूं, ठीक है। इस वाले सवाल को मैं कॉपी कर दूंगा लेक्चर में। हाँ भेज दूंगा, टेंशन नहीं है। जी क्या कह रहे हैं यार, प्लीज 1.1/1 तो जाहिर सी बात है वो भी हो सकता है। हाँ, असल में 1 का मतलब 100% है, और वो जो रेशियो है वो डेफिनेटली 200 में डिवाइड है, 100% ट्रांसफर और रिटेंशन में डिवाइड है। तो अगर 1 माइनस रिटेंशन दूंगा ट्रांसफर खुद ही आ जाएगा। हाँ उसमें से मुझे वापस उसके लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करना है। हाँ तभी मैं वो रिटेंशन निकालता हूं। कह सकते हैं, बिल्कुल सम बिल्कुल। अच्छा भाई देखिए, अब एक काम नहीं करते कि मैंने आपको फाइल में 2-3 सवाल और भी दिए हुए, जो मैंने आज आपको पीडीएफ शेयर किया था, वो आई कैप के वो तीनों विद सॉल्यूशन भी है। अगर आप उसके सॉल्यूशन को हटके अपनी तरीके से भी सॉल्व करोगे तो आपके आंसर वेरीफाई हो जाएंगे। असल था कि हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अंडर सेल्स एंड लीज बैक कॉन्सेप्ट, और उसमें क्या फैक्टर लगेगा वो मैंने आपको बता दिया। ये फाइल्स मैं आपको ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि आज हम क्लास, अभी ऊपर सेमिनार भी चल रहा है, थोड़ा सा वहाँ हाजिरी भी देनी है, इनविटेशन भी है, और बच्चों की आज थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई थी कि फाइल कोशिश कीजिएगा आज ही शेयर हो जाए, लेक्चर भी। तो असल में मैं फिर नमाज के लिए निकल जाता हूँ, लैपटॉप बंद हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी ये फौरन आपकी मीटिंग सिंगल बनी है, अल्लाह का शुक्र है, एक मीटिंग है, कन्वर्ट हो जाए, इसका लिंक क्रिएट करके ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। आज की जो हमने पढ़ाया है, कुछ आप लोगों ने कहा है, ये 2-3 सवाल और है, वो ऐड करके शेख वाला सवाल है, उसके सोल्यूशन है, वो चीज़ें आपको दे देता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उस पर अगर फर्दर है तो। बाकी अगर मैंने आपको बुक दी थी शुरू में एक ACC F7, ये उसी से मैंने, ये ACC F7 का ही है, इसने 2-3 सवाल दिए, इधर देखें, इसमें 1-2 सवाल और भी है। देखिए एक सवाल ये रहा, बिल्कुल नीचे अगर आप जाएं तो यहाँ पे भी एक सवाल आ रहा है, आपने एक मशीन जो है ना वो इतने की थी, 6 लाख की थी, कैरिंग अमाउंट उसकी 5 लाख, 1 लाख से डेप्रिशिएट हो गई, फिर आपने इसको 7,40,000 फेयर वैल्यू थी, 20 पे दोबारा ले लिया, फिर ये अगले पेज पे सवाल कंटिन्यू हो रहा है, ये आपको इतने देने, फिर वही सारे स्टेप। सबसे पहले डीएलपी निकाल लो, डीएलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करके सीवी से मल्टीप्लाई करके राइट ऑफ यूज एसेट की वैल्यू निकाल लो, और फिर गेयर के ऊपर भी वो फैक्टर लगा के रिटेंशन निकाल के टोटल गेयर में से माइनस करके ट्रांसफर आ जाएगा। वेरी सिंपल। इसी तरीके से देखिए, ये भी सारे स्टेप दिए हुए, देखिए ये स्टेप लेके सारे सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आप इस बुक से भी देखोगे ना, इसमें 2-3 और भी इसमें केस है, एक ये वाला केस है, ये भी हमने डिस्कस नहीं अभी किया, ये वाला ये भी नहीं किया शायद, ये एक और सवाल है। अच्छा, इसने अब वो शायद एरियर से किया है, मतलब बिगिनिंग और एंडिंग दोनों से किया है इसको शायद, ये डबल एंट्री भी बनाई है फिर इसने। फिर ये कैपिटल वाला सवाल आपको कह रहे हैं, और बस बाकी तो आगे इतना कुछ भी नहीं है, खत्म चैप्टर राउंड अप है। तो मेरा ख्याल है विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट क्लास कुछ भी इंशाल्लाह टुमारो फिजिकल क्लास है,